नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो घटना है ये हमें त्रिभुवन जी ने भेजा है। त्रिभुवन जी की ये कहानी 1996 की है। त्रिभुवन जी रोहतास डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी उनके साथ में घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन है। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी और मेरा एक छोटा भाई था, उसकी भी उम्र 18-19 के आसपास की होगी। मेरे घर में मेरे पिताजी किसानी का काम करते थे और जो मेरे चाचा थे वो नौकरी पेशा थे। लेकिन हमारा जो परिवार था एक साथ में रहता था। चाची जी और हमारी मम्मी दोनों मिलजुल करके हमारे छोटे से घर में रहती थी और मिलजुल करके ही सारा काम हमारे घर में चलता था। अब चाची जी के भी बच्चे थे और हम लोग भी थे। खैर, हम लोग तो बड़ा हो चुके थे लेकिन उनके बच्चे अभी छोटे थे, अथवा मेरे भाई बहन, कजिन सिस्टर, ब्रदर। अचानक एक रात को चाची जी का तबीयत खराब हो गया। अब उस वक्त करीब सुबह के 3 बज रहे थे। अब इस वक्त में डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं लग रहा था। हमारे पिताजी कुछ आयुर्वेदिक का जानकार थे और कुछ देसी दवाई वगैरह बना करके चाची जी को दिया गया। हाँ, उससे कुछ आराम तो ज़रूर हुआ था। लेकिन जब सुबह हो गया तो फिर जो वो दर्द था जो चाची जी का पेट में हो रहा था वो बढ़ गया था। अब तो सुबह हो चुकी थी। हम लोग सब ने मिलकर के चाची जी को लेकर के पास के हॉस्पिटल में चले गए थे, जो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। हॉस्पिटल में अब हमारा सारा परिवार पहुंच गया था। घर में ताला बंद कर दिए थे। वहां पहुंचने के बाद में डॉक्टरों ने देखा और फिर बोला कि भर्ती होना पड़ेगा। अब हम लोग भी समझ गए थे कि मामला कुछ सीरियस ही है। अब डॉक्टर भर्ती कर लिए थे, टेस्ट वगैरह हो रहा था और इलाज शुरू हो गया। अब जितना पैसा लेकर के हमारे पिताजी घर से चले थे वो करीब रात के 11 बजे तक दवा में, फीस में सब खत्म हो चुका था। अब फिर दवा बाहर से लेके आनी थी, लेकिन पैसे तो अब ख़त्म हो चुके थे। आखिरकार मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे कि त्रिभुवन बेटे, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं घर जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे लेके आ जाऊँ, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितना पैसा यहाँ लगेगा। लेकिन मैं पिताजी को मना कर दिया, नहीं पिताजी, आपको यहाँ पर रहना ज़रूरी है। रहा पैसे की बात तो मैं और छोटा भाई हम दोनों चले जाते और जाकर के घर से पैसे लाते हैं। कितना लाना है, घर में पैसे तो पड़े हुए थे। अब पिताजी ने जो रकम बताई कि ठीक है तुम लोग चले जाओ और लेके आओ। माँ के पास घर की चाबी थी और मैंने माँ से चाबी ले लिया। तो कहने लगी, क्या घर पर कोई जा रहा है क्या बेटा? यानी कि हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ और छोटा भाई जा रहा है।
माँ कुछ चिंता में पड़ गई थी और कहने लगी कि बेटा तुम लोग मत जाओ, पिताजी को बोलो वो चले जाएंगे। मैं बोला कि नहीं माँ, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब पिताजी की यहाँ पर ज़रूरत है, मेरे से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है, इसलिए यहाँ पर पिताजी का रहना ज़रूरी है और हम जो घर पर जा कर के पैसा ले आते हैं। कितना ही टाइम लगेगा, 1 घंटे में हम लोग आ जाएंगे वापस। 2 किलोमीटर तो पैदल चलना है मात्र। हम दोनों भाई अब उस जगह से निकल गए थे। हमारे पास तो कोई साधन था नहीं, साइकिल तक नहीं था, हम लोग पैदल ही चल पड़े थे। आधा रास्ता हम पार कर चुके थे। अब आगे जो रास्ता था वो एक बगीचे के अंदर से होकर के गुजरता था और वो बगीचे में गांव के लोग बाग कहते थे कि उस बगीचे के अंदर में एक काला प्रेत रहता है और जो भी रात में आधी रात के आसपास में उस बगीचे से गुजरता है उसको वो प्रेत पकड़ लेता है और फिर उसको मारने की कोशिश करता है। ऐसी घटना गांव वाले बताते थे कि आज से 15 साल पहले एक लड़का शहर से आ रहा था और जब स्टेशन से आया, बस से अपने अड्डे पर आया, वहाँ से पैदल ही गांव की तरफ आ रहा था और तभी भी आधी रात हो चुकी थी। वो लड़का जब उस बगीचे में पहुँचा तो वहाँ पर एक काला प्रेत नज़र आया जो उसको मारने की कोशिश करने लगा। अब वो लड़का उसी बगीचे के अंदर में एक पेड़ के नीचे में बेहोश पाया गया। सुबह जब राहगीरों ने देखा जो हमारे गांव के थे, तब जा कर के उस लड़के को बेहोशी की हालत में ही गांव में पहुंचाया गया और फिर गांव के ओझा गुनी उसके उपचार में लग चुके थे। उस लड़के का तो जीवन बच गया। वो लड़का जब होश में आया तब उसने ही बताया कि मैं जब बगीचे के अंदर पहुंचा तो मुझे लगा कि एक काला साया मेरे पीछे पीछे चल रहा है और जब मैं मुड़ा तब तक तो देर हो चुकी थी। वो काला साया हमें ज़मीन पर गिरा चुका था और मेरी छाती पर बैठ कर के और मेरा गला दबाने लगा। मैं बचाव में बहुत कोशिश किया कि मैं उससे छुटकारा पा जाऊं और भाग करके निकल जाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। आखिरकार मेरी सांस रुकने लगी और फिर मुझे याद नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो हम गांव में थे। अब ये घटना जो था गांव में प्रचलित था, हर एक का जुबान पर था और तब से गांव वाले रात के आधी रात के वक्त में इस बगीचे वाले रास्ते से जाते नहीं थे। कोई इमरजेंसी होता तो खेत से पगडंडियों से होकर के निकलते थे और जहाँ तक कोशिश करते थे कि अकेले कोई ना जाए। अब मैं जब बगीचे के पास पहुँचा तो वो घटना मुझे याद आ गया, लेकिन हम दोनों भाई डरपोक नहीं थे। हम तो भूत प्रेत के मानते भी नहीं थे। हम तो स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में कहीं नहीं लिखा था कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ भी इस दुनिया में रहता है। और हम दोनों निफिक्र बात करते हुए आधे बगीचे के अंदर चले गए थे। अब आधा ही बगीचा बाकी था रास्ता। बगीचा बिल्कुल शांत था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। जैसे लग रहा था कि पूरा बगीचा पेड़ जो है सो रहे हों। बस हमारी कदमों की चलने की आवाज़, हमारी कदमों की आवाज़ ही हमें सुनाई पड़ रही थी। बाकी जो पेड़ पौधे थे जो बिल्कुल शांत खड़े थे। हम दोनों भाई अब उस बगीचे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। आधा तो हमने पार कर ही लिया था, बस आधा ही बाकी था। और मैं आगे आगे चल रहा था, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे था। और तभी एक सामने में बड़ा सा पेड़ खड़ा था। और जैसे ही हम पेड़ के पास पहुँचे, वो पेड़ जैसे आंधी आ गई हो और वो इतना ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा।
एक पल के लिए तो हम दोनों भाई ठिठक से गए, रुक गए कि अचानक ये पेड़ क्यों हिलने लगा। और सिर्फ वही पेड़ हिल रहा था, बाकी जो पेड़ थे सब शांत खड़े थे। हमारी बुद्धि तो जवाब दे चुकी गई कि आखिर ये इकलौता पेड़ क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। अभी हम लोग को सोच समझ पाते, और तब तक तो मेरे सामने में एक लंबी सी 7-8 फीट की औरत हमें खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में खुले हुए बाल और चेहरा जो था बिल्कुल काला था। अब उस औरत को देख करके हमारी तो चीखें निकल गई। उस औरत की आंखें लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। उसका जो चेहरा था एक तो काला था और एक कुरूप था, कहा जाए तो भयानक दिख रहा था। दांत उसके बाहर निकले हुए थे। और अचानक सामने जब आ गई तो हमारी तो हो चुकी थी। डर के मारे ऐसी हालत हो गई थी कि अब कहें तो क्या कहें। सबसे डर तो मेरा छोटा भाई गया था, और वो सेकंड नहीं लगाया मेरे पीछे से भागने में। मैं तो चुड़ैल के सामने खड़ा था, अब मेरा भाई मेरे पीछे से निकल करके आगे की तरफ, हमारे गांव का जो रास्ता था उस तरफ भाग गया और चिल्लाते जा रहा था, भैया भागो, रुको मत भैया, भागो, ये तो चुड़ैल है, भैया भागो नहीं तो ये मार डालेगी। लेकिन मैं जहाँ था बस वहीं मेरे पैर जाम हो चुके थे। लग रहा था कि मेरे पैर बहुत वजन वाले हो चुके हैं और ये बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं। अब मेरे भाई चिल्लाते हुए मुझे वार्निंग दे रहा था कि भैया रुको मत भैया, भाग आओ। लेकिन मेरे कदम बस रुक गए थे। वो चुड़ैल अब मेरे बिल्कुल पास में आ गई। उसके चेहरे पर, होठों पर मुस्कान तैर रहा था, जैसे अच्छा सा शिकार उसको मिल चुका है। और उधर से मेरा भाई दूर होकर के वो समझ गया कि मैं फंस चुका हूँ, और वो रोते रोते चिल्ला रहा था कि भैया भागो वहाँ से, रुको मत उसके पास में। लेकिन मैं रुका कहाँ था, मैं तो भाग ही नहीं सकता था। ना जाने क्या वो मेरे साथ में कर चुकी थी। मैं तो लग रहा था कि मुझे ज़मीन से मैं चिपक गया हूँ। अब वो जो मेरा भाई था अब उस जगह पर रुका नहीं और गांव की तरफ दौड़ गया था, शायद मदद लेने के लिए। वो समझ गया था कि मैं अब उस चुड़ैल के जाल में फंस चुका हूँ, और चिल्लाता हुआ वो गांव की तरफ भागता जा रहा था। उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं मन ही मन में अब भगवान को याद करने लगा। हमारे जो कुल देवता हैं उनको भी मैं याद करने लगा। और वो चुड़ैल बिल्कुल अब मेरे पास में खड़ी होकर अब मेरे गालों को सहलाने लगी और फिर बोलने लगी, हाँ तेरा स्वाद बढ़िया होगा, तेरा खून भी मीठा होगा। आज तो मैं जी भर कर के तेरा खून पीऊँगी। बहुत दिनों तक मैं कुछ खाया पिया नहीं है, आज मुझे मौका मिला है। चल उस पेड़ के पास में चल। अब मैं क्यों उस पेड़ के पास में जाऊं? लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ, अब मेरा पैर तो जैसे धरती पर चिपका हुआ है, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा और आगे की तरफ खींचने लगी, मेरे कदम उठने लगे। उसके साथ में उस मोटे पेड़ के पास में पहुंच चुका था। अब वो औरत मुझे पेड़ के साथ में जैसे चिपका दिया हो। अब फिर वो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। अब मेरी तरफ देख करके अब वो मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या तुझे डर नहीं लग रहा मेरे से? लेकिन मेरे मुंह से तो बोल निकल ही नहीं रहे थे। मैं तो इतना डर चुका था। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भूत प्रेत से कभी मेरी मुलाकात हो सकती थी। मैं तो बिल्कुल भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। अब तो मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। मैं
बोलने की कोशिश कर रहा था कि हाँ मुझे डर लग रहा, मुझे जाने दो, लेकिन मेरे जो शब्द थे वो होठों में बस सिमट करके रह जाते थे। मेरी गले से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। अब उसके जो नाखून थे पंजों का, वो मेरे गले पर फिर आने लगी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे उसके नाखून बहुत तेज हैं। अगर वो चाहे तो एक झटके में मेरा गला काट सकती है। और मैं ये सब देख करके और डर चुका था। मैं मन ही मन भगवान को, अपने कुल देवता को याद कर रहा था कि हे प्रभु, आप लोग हमको बचाओ, हमारे ऊपर कृपा करो, कैसे भी इस चुड़ैल से हमारी पीछा छुड़ाओ। वो चुड़ैल अब मुझे उस पेड़ पर चिपका करके मेरे गले पर अपना नाखून को ऐसे फिरा रही थी जैसे उस्तरा हो और मेरा गला रेतना चाहती हो। अब फिर ना जाने क्या हुआ, वो पेड़ का चक्कर काटने लगी, गोल गोल घूमने लगी। अब फिर वो ऊपर की तरफ देख रही थी जैसे किसी की आराधना कर रही हो, पूजा कर रही हो। अब वो घूमती जा रही थी और जैसे जैसे घूमती जा रही थी मुझे लग रहा था कि नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। मेरी आंखें पलकें भारी होती जा रही थी और कुछ ही देर के बाद में मैं लगा कि मैं गहरी नींद में चला गया हूँ। और फिर जब मेरी आँख खुली तो गांव के 10-12 लोग हाथों में लालटेन, टॉर्च और लठ लिए उस पेड़ के पास में खड़े थे और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं पूरी तरह से होश में आ गया और देखा कि वहाँ तो सारे हमारे गांव के लोग हैं, मेरा भाई साथ में खड़ा है। अब मैं पेड़ के आसपास देखने लगा कहीं वो चुड़ैल तो नहीं इनके बीच में, लेकिन चुड़ैल नहीं थी। अब हम लोग गांव की तरफ चल पड़े थे और गांव के जो लोग थे वो हम लोगों पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम लोग रात में क्यों आए। अरे ऐसे क्या पैसे की जल्दी थी, सुबह में सब कुछ हो सकता था। वो तो डॉक्टर जान पहचान का है तुम्हारे पापा का, इतना तो कर ही सकता था। गांव के लोग कहने लगे, क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत रहता है। अब हम लोग क्या बोले, बस उनकी बात सुन रहे थे। गांव पर हम पहुँच गए थे। अब जो कहानी मेरे सामने में आई कि मेरी जान कैसे बची, तो भाई ने बताया कि मैं जब गांव वालों से मदद मांगा तो तैयार हो गए थे, सब लोग निकल चुके थे टॉर्च लालटेन लेकर के, जिसके हाथ में जो भी लाठी वगैरह आया सब लेकर चल पड़े। और जब हम इस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पर मैंने आपको देखा था, तो आप पेड़ के साथ में बिल्कुल चिपके हुए खड़े थे, आपकी आंखें बंद थी और वो चुड़ैल गोल गोल घूम रही थी, आपकी परिक्रमा कर रही थी आपके साथ उस पेड़ का। और फिर हम लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जैसे ही शोर, रोशनी टॉर्च का, लालटेन का उस चुड़ैल ने देखा तो अचानक अंधेरे की साइड में भाग गई। अब फिर वो नज़र नहीं आए और आप भरभरा करके पेड़ से नीचे गिर गए थे, लेकिन होश में नहीं थे। तब गांव के लोगों ने आपको होश में लाया था भैया। मेरे छोटा भाई ने ये कहानी बताया। और उसके बाद दोस्तों दोबारा हम उस रात में वापस नहीं गए थे हॉस्पिटल में। हाँ, जब सुबह हो गई थी तब हम पैसे लेकर के दोनों भाई हॉस्पिटल की तरफ गए थे, लेकिन सुबह के टाइम में भी हम बगीचे के अंदर से नहीं गए थे। हम खेत का जो मुंडेर होता है, रास्ता होता है पतला वाला, उस तरफ से हम लोग गए हुए थे, काफ़ी लंबा घूम करके। इतना दहशत हम दोनों के ऊपर में हो चुका था। आज जब हमने अपने पिताजी को, माँ को, परिवार को सब कहा, सब लोग डर गए थे और कहने लगे कि बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ तो कहने लगी कि बेटा मैं इसलिए तुम्हें रोक रही थी कि तुम मत जाओ, तुम दोनों भाई, लेकिन तुमने मेरी कहना नहीं माना। मैं तो तुम्हारे पिताजी को भेजना चाहती थी। अब तो जो होनी था हो चुका था, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता था।
लेकिन सचेत तो हम लोग ज़रूर हो गए थे। ये घटना को तो काफ़ी साल हो चुका है। अब हम लोग तो शहर में रहते हैं, लेकिन घटना का जब भी याद आता है तो पूरा शरीर कांप जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर आप लोग जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है। और हमारे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।